हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो यह किरण रुकमी एप्लीकेशन का है, इसका सेट नंबर 4 होगा और यह बिहार दुर्गा का जो प्रैक्टिस सेट है, सेट 3 पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप उससे वहाँ जा देख सकते हैं। तो शुरू होते हैं। और देखिए से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें बिहार दुर्गा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे उसमें कवर किए गए हैं। तो देख सकते हो वहाँ से। और कोई चैनल पर नहीं दिखता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला प्रश्न दिखता है, विकानु में जो मूत्र का निर्माण होता है, इसकी प्रक्रिया में सही चरणों को क्रमबद्ध तरीके से सजाएं। देखिए, जो विकानु होता है नेफ्रॉन में, विकानु क्या है, तो जो किडनी के कर्तव्य के गए हैं ना, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसे क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, देखिए गुच्छी निस्यंदन, इसका हो जाएगा पहले नंबर 3 गुच्छी निस्यंदन। उसके बाद क्या होगा, चरणात्मक पुनर्शोषण। उसके बाद क्या होगा, नलिका श्रवण। उसके बाद क्या होगा, मूत्र का संग्रह। जो ऑप्शन नंबर इसका 1 है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन 1 एवं कथन 2 में। देखिए पहला कथन क्या है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषीय स्तर में बढ़ जाती है। अगला है कारण, ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचयित नहीं होते हैं और वसा ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए इसका जो कथन है ना, यह केवल ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए, जो लिंडेमैन का खाद्य प्रसंस्करण लिंडेमैन का नियम था, यह 10% ऊर्जा का जो नियम है कि प्रत्येक पोषक स्तर में कितना होता है, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। लेकिन अगर वही 20 रहा, ये तो कोई हानिकारक पदार्थ था, यह 90% स्थानांतरित होता है। क्या 90% होता है? नेक्स्ट है, देखिए कॉलम 1 है मस्तिष्क के भाग एवं कॉलम बी क्या है, उनके कार्य। तो इसे कहा जाएगा, देखिए प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है, इसका अर्थ होता है सोचना, याद रखना एवं ऐच्छिक क्रियाएं। तो एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3। अगला है अनुमस्तिष्क, जो सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम क्या है, तो इसका हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाना। मॉड्यूला, मॉड्यूला क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूला काम क्या होता है, ये होता है रक्त दाब एवं, देखिए मॉड्यूला का जगह रक्त दाब और बमन जैसी अनैच्छिक क्रिया पे कंट्रोल करना। और हो गया हाइपोथैलेमस, इसका क्या होता है, तो देखिए भूख प्यास को नियंत्रित जो करता है, एक आता है हाइपोथैलेमस। तो 3 का आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा सी, 3 1 4 2। ये दिखता है, एक पिता रक्त का जो रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है, उनकी रक्त ओ रक्त समूह वाली संतान का जीवन प्ररूपी जो जीनोटाइप है, यह किसको इंगित करता है? देखिए ये जो इंगित करता है, यह किसे इंगित करेगा, यह करेगा माता पिता दोनों का विषम युग्मी, क्या ए एंड बी। ले देते हैं ऑप्शन नंबर 6, 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए 2025 में प्रदान किया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, यह मारिया कोरिना मचाडो, क्या मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार दिया गया है। और यह वेनेजुएला में जो लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापना करने के संबंध में एवं जो वहाँ का तानाशाही था ना, तो तानाशाही से लोकतंत्र की न्यायपूर्ण शांति स्थिति बनाने रखने के लिए जो संघर्ष किए थे, इसके लिए मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए यह जो पुरस्कार दिया जाता है, तो नॉर्वे का है, तो नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है ना, यहाँ दिया जाता है। अगला देखते हैं, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? देखिए जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता है, यह न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के हैं। कौन? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। देखिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है, यह वेतन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, क्या पहली महिला न्यायाधीश बनी है, इसलिए इसे ध्यान रखेगा, रंजना प्रकाश देसाई। और हाल ही महिला के अध्यक्ष कौन है, तो यह विजया किशोर रहाटकर है। क्या महिला का जो अध्यक्ष है, विजया किशोर रहाटकर हैं, जो कि बिहार द्रोह के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा। 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? देखिए किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले जो ओंकारेश्वर बांध है ना, इसी पे किया गया है। यह तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि उद्घाटन किया गया है, यह विश्व का सबसे बड़ा है और यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। कहाँ तो यह भारत के है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिण के मैदान में पश्चिम भाग के ढाल की दिशा कैसी होती है? देखिए होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, जबकि
बिहार के उत्तर के मैदान में कैसा होता है, तो यह उत्तर से दक्षिण को होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। देखिए जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है यह कटक उड़ीसा में, क्या कटक। जबकि पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह फिलीपींस के मनीला में है। देखिए इसका स्थापना वर्ष 1946 में किया गया था। किसका, जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है उसका, जो कटक उड़ीसा में है। देखिए वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ होते हैं, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह कोलकाता में है। जबकि जो केंद्रीय आलू है, तो आलू को बनता है शिमला के साथ, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह शिमला में है। जबकि दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में है। ये देखते हैं प्रधान यमुना 0 डिग्री देशांतर किन देशों से होकर गुजरती है। देखिए जो प्रधान यमुना है यह गुजरती कहाँ कहाँ से, तो अल्जीरिया से, इसके अलावा फ्रांस से, ये 2 जगह से गुजरती है। सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहता है। देखिए जो सौर मंडल के ग्रह है ना, ये कुल 4 ग्रह हैं। सॉरी कितने हैं, कुल 4 ग्रह हैं जिसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, या इसे और से कौन सा ग्रह कहते हैं, तो पार्थिव ग्रह के अलावा देखिए वो कौन सा ग्रह है, तब बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये क्या है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहता है। इसके अलावा 4 और हैं, जो जिसे बृहस्पति ग्रह जिसे कहते हैं, या जोविन प्लेट है। इसमें बृहस्पति के बाद जो ग्रह है ना, जैसे अरुण हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, ये सारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहता है। देखिए इसे हम कहते हैं लिथोफाइट। क्या, लिथोफाइट कहता है क्या, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को। और जीरोफाइट किसे कहता है, तो जो रेगिस्तानी पौधे हैं ना, रेगिस्तानी के क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहता है। इसके अलावा मरुस्थलीय, हाँ मरुस्थलीय में उगने वाले हैं रेगिस्तानी में, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। और देखिए जो टुंड्रा एवं शीत प्रदेश में उगता है ना वनस्पति, उसे हम क्रायोफाइट कहते हैं। क्या, क्रायोफाइट किसे कहते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में उगता है, इसे क्या कहते हैं, क्रायोफाइट कहते हैं। और हेलोफाइट किसे कहते हैं, तो हेलोफाइट जो नमकीन क्षेत्र में उगता है ना, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहता है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा किस राज्य में है। देखिए दीफू दर्रा कहाँ, क्या अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है जगह, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा जो है ये देखिए भारत, म्यांमार और चीन के ये तीनों रास्ते पर अवस्थित है। दीफू दर्रा भारत, म्यांमार एवं चीन में। इसके अलावा ये तीनों का जंक्शन है। देखिए बोमडिला कहाँ है, और प्रश्न पूछता है कि बोमडिला कहाँ है, तो बोमडिला जो है ये भारत और तिब्बत का रास्ता बनाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा पागसाउ जो दर्रा है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, और यह म्यांमार के साथ रास्ता बनाता है। जबकि नाथुला दर्रा यह अति महत्वपूर्ण है, और यह कई बार पूछा भी गया है। नाथुला दर्रा कहाँ है, यह सिक्किम में है, और यह तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही है। देखिए 18 का पूछ रहा है, सॉरी 17 नंबर प्रश्न हो गया। हाँ, म्यांमार की सीमा किस देश से नहीं लगती है। देखिए जो म्यांमार की सीमा है ये किससे नहीं लगती है, तो यह वियतनाम से नहीं लगती। क्या, वियतनाम से नहीं लगती है। अगला है जबकि लाओस, थाईलैंड एवं बांग्लादेश से लगता है। कौन सा कथन सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अगला है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश का पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड पहुंचने में लगता है। जबकि उपयुक्त कथनों में कौन सा विकल्प सही है। देखिए यह हो जाएगा, इसमें तीनों कथन सही है। क्या है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कौन सा सही तथ्य है। देखिए 19 में कर रहा है कौन सा सही तथ्य है, यह देखो जाएगा यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। एतरे ऋग्वेद का ब्राह्मण संहिता है। अगला है होत्री ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं। इसमें सारे कथन क्या है, सही है। देखिए जो ऋग्वेद का उपवेद है यह यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है। ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद, सामवेद का हो गया गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का हो गया शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। इसके अलावा ऐतरेय एवं कौशितकीय क्या है, यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ये देखते हैं, देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, और 10 मंडल हैं, या 10 अधिकरण से बोल सकते हैं, 10 मंडल। नागदशक प्राचीन मगध की किस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक एक किसका था,
ये देखिए था हर्यक वंश का। क्या हर्यक वंश का नाग वंश जो है ये अंतिम शासक था। देखिए हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था ये कौन था? बिंबिसार था। क्या बिंबिसार था। यह 540 से लेकर 492 ईस्वी तक रहा था। और देखिए हर्यवंश जो है ना, इसके बाद जो क्रमानुसार है, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, अनिरुद्ध हो गया, इसके अलावा नागदशरथ जो है सबसे अंतिम शासक था। अब देखिए शिशुनाग ने सिंहासन से को हटा दिया था, किसके? हर्यक वंश ने। शिशुनाग द्वारा, इसके लिए आप देखते हैं शिशुनाग द्वारा मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। अब देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ किया था? तो यह पटना से हटाकर कर दिया था वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली किया था। अब देखिए शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था यह था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन क्या? नंदीवर्धन। नहीं देखते हैं अपारा, अपरा प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए जो अपरा होता है ना, इसका मुख्य भूमिका क्या है? तो भ्रूण को मां के रक्त पोषक तत्व ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। ऑप्शन में इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में रंध्रों का खुला और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए यह होता है द्वार कोशिकाओं के द्वारा। का गार्ड सेल्स के द्वारा। क्या गार्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? देखिए इसका जो मूल आधार है यह हो जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता एवं विविधि जनक। क्या योग्यता की उत्तरजीविता और विविधि जनन। नेक्स्ट है दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कथन 2 में है यशद लेपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग लगने से बचाया जा सके। इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए कथन क्या है? ये बी सही है, जिसे हम गल्वेनाइज करते हैं लोहे में जंग को बचाने के लिए उसमें यशद लेपन किया जाता है, जिसमें क्या होता है? तो जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, जिसे हम गल्वेनाइजेशन कहते हैं। जबकि पहला कथन क्या कर रहा है कि जंग लगना एक तीव्र प्रक्रिया है, ये गलत है। ये क्या है? एक मंद प्रक्रिया है, इसलिए कथन क्या होगा? कथन केवल बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? देखिए तो इसमें हो जाएगा जल का वाष्पीकरण होना। क्या भौतिक परिवर्तन है? सॉरी देखिए कथन दिया होगा ना, इसमें इसके अलावा क्या हो जाएगा? तो जल का वाष्पीकरण और बर्फ का पिघलना, ये दोनों हो जाएगा। तो कथन यहाँ दिया गया है पी जो है ना 2 एवं 4, ये दोनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए मोमबत्ती को जलने में क्या है? इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है कब? भौतिक परिवर्तन जब मोमबत्ती पिघलता है, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब वह जल जाता है ना तो वह हो गया रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना क्या हो गया? ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा? यह कहाँ हुआ था? तो हाल ही में नेपाल में हुआ जनजीय आंदोलन चल रहा था। इस जनता क्या गया था? तो जनजीय आंदोलन जो हुआ था इसमें सरकार फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि संबंधित जानते हैं 23 प्रकार का जो सोशल मीडिया था सारे को बंद कर दिया था, इसलिए आंदोलन हुआ था। अगला है किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ किया गया है? देखिए किया गया मुंबई में। क्या मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 छूट गया था। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति अस्थायी रूप से उधार देने की घोषणा किया है? क्या जो उधार देने की घोषणा किया है कौन किया है? क्या किया है? ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति है जो कि अस्थायी रूप से उधार देने की घोषणा किया है। देखिए यह जो कलाकृति है ना, यह असमिया बुनकरों के द्वारा बनाया गया था। उसका एक टुकड़ा है, कब था? तो यह 17वीं शताब्दी का है। क्या 17वीं शताब्दी के आसपास है। और ये इसको देने का मतलब क्या हो? तो इन दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक पहल रखा गया है। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मंथर कहते हैं। क्या मंथर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए जो गरिमा है ना, गरिमा क्या हो जाएगा? गरिमा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहते हैं? देखिए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ को। क्या बुद्ध, धम्म एवं संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा था। देखिए बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहते हैं? तो इसे उपसंप्रदा कहा था। क्या उपसंप्रदा कहते हैं। और गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाए थे? तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाए थे। क्या मध्यम मार्ग अपनाए थे। अगला किताब उल हिंद नमक किसकी कृति है? देखिए किताब उल हिंद जो है ना, यह अलबरूनी का है। किसका है? अलबरूनी का पुस्तक है। देखिए अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ भारत आया था। इसके अलावा और तारिक उल हिंद का भी इसी का नाम है। देखिए अलबरूनी अरबी और फारसी का महान ज्ञाता था। इसके अलावा
अलबरूनी विभिन्न विषय जैसे गणित, भौतिकी, विज्ञान, भूवैज्ञानिक इत्यादि में यह अधिक जानकार रखता था। अब देखिए किताब उल हिंद जो है यह भारत की खोज पुस्तक को भारत की 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा था। क्या भारत का 11वीं सदी का दर्पण किस पुस्तक को कहता है? तो जो किताब उल हिंद लिखा गया है ना, इसे कहता है। इसके अलावा अलबरूनी जो है प्रथम मुस्लिम ऐसा था जो कि पुराणों का गहराई से अध्ययन किया था। कौन? अलबरूनी था जो कि पुराणों का गहराई से अध्ययन किया था। अगला है साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? देखिए यह लॉर्ड इरविन था। जो लॉर्ड इरविन है ना, इसका कार्यकाल कब था? तो 1926 लेके 1926 से लेकर 1931 के बीच था। जो गांधी इरविन समझौता इसी के बीच होता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन भी इसी कार्यकाल में हुआ था। देखिए इसके जो कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ था, जैसे पूर्ण स्वराज की मांग के थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी कब के थे? तो वर्ष 1929 में के थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा जी के थे, 1930 में के थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। ये सारे कार्य जो थे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में है। अब देखिए जो साइमन कमीशन है ना, इसे व्हाइट कमीशन में क्या था या गोरो का कमीशन क्या था, चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे। और इसी कमीशन का विरोध करने के समय में लाला लाजपत राय की हिंसक प्रदर्शन हो गया था, जिसमें इनके सर पे अंग्रेजों की लाठी लगने से क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था। इनका लाला लाजपत राय का। निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है किन है? देखिए सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानता है। और जानते हैं यह भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने खुदाई खेत मजदूर संगठन की स्थापना कब के थे? 1929 में के थे। कब? 1929 में के थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसके अलावा इन्हें बादशाह खान, बच्चा खान, सीमांत गांधी इत्यादि नामों से जाना जाता है। बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए बटलर कमेटी कब किया था? यह 1927 में किया था। 1927 में बटलर कमेटी किया था। देखिए इसके अलावा जानते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया था वर्ष 1987 में किया था। क्या खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न को दिया था? वर्ष 1987 में दिया था। और 1990 में किसे दिया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दिया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण किसे मानते हैं आप? देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसका तात्कालिक कारण क्या था? क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। क्या जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। और यह समाप्ति कब हुआ था? ये देखिए शुरू हुआ था 1939 में और समाप्ति कब हुआ? 1945 में। कैसे हुआ था? तो अमेरिका जो जापान पे परमाणु हमला किया था ना 6 दिसंबर और 9 दिसंबर को, 6 दिसंबर क्या था? लिटिल बॉय नामक बम गिराया था 6 दिसंबर को हिरोशिमा पे। और नागासाकी कब किया था? तो 9 अगस्त को किया था। देखिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? देखिए जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है यह आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 26 में। देखिए धार्मिक भारत में जो धर्म का उल्लेख है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक कार्यों का उल्लेख है और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता है। देखिए आर्टिकल 25 में क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता किस जो अंतःकरण होता है ना, जबरन धर्म परिवर्तन जो होता है अंतःकरण, इसकी स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में क्या हो गया? तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन हो गया। आर्टिकल 27 देखिए आर्टिकल 27 में क्या है? तो धार्मिक अंतर्गत में जो है यह धनराशि को कर से छूट, अगर कोई धर्म के लिए पैसा जमा करता है तो देता है, उसमें टैक्स से छूट मिलता है आर्टिकल 27 के अनुसार से। आर्टिकल 28 में क्या है? देखिए आर्टिकल 28 में दर्शाया गया है कि जो इसके अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब कोई भी स्कूल कॉलेज है जिसमें अगर सरकार कोई अनुदान राशि सुन रही है तो उसमें आप कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 28 में है। ये देखते हैं विधान परिषद के सभापति पद एवं संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा तथ्य सही है? देखिए यह हो जाएगा। देखिए जो सदन द्वारा चुना जाता है ये क्या है? सारे ये कथन क्या है? यह सदन द्वारा चुना जाता है, यह कथन सही होगा। कौन? विधान परिषद में सभापति का जो पद होता है ना यह सदन के द्वारा चुना जाता है। देखिए विधान परिषद का जो उल्लेख है भारतीय संविधान आर्टिकल 182 में, इसमें 182 में है। अब वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो अभी देखिए 6 राज्यों में है। देखिए कौन कौन सा हो गया? देखिए बिहार के बगल में हो गया उत्तर प्रदेश, इसमें हो गया। महाराष्ट्र के बगल में हो गया कर्नाटक, ये दोनों में है। आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है। तो 6 राज्य हैं जो कि वर्तमान में विधान परिषद है। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में था लेकिन हट गया है
और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का भी चर्चा हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अभी वर्तमान 6 ही है। कौन कौन है? तो बिहार के बगल में हो गया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में हो गया तेलंगाना, और महाराष्ट्र के बगल में हो गया कर्नाटक। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद वर्तमान में है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, जो उच्च सदन का कार्यकाल है ना राज्य विधानमंडल में, इसे हम विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद जिस तरह से राज्यसभा है, उसी तरह से राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्या होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 10 वर्ष में 1/3 नियुक्त किया जाता है। राज्य जो होता है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपयुक्त बात किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। देखिए, जो कि पुर्तगाली के दर्शन से पहले गौ लागू किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जो कि सिविल संहिता लागू किया था आर्टिकल 44 के अनुसार से, यह उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। आर्टिकल 42 में क्या है? तो प्रसूति सहायता एवं कुछ न्यायोचित दशाओं के बारे में राज्य का कर्तव्य दिया गया है आर्टिकल 42 में। नहीं सकते हैं। सिरके विनेगर जो होता है ना, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में क्या पाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाता है। किसमें पाता है? एसिटिक अम्ल। देखिए, जो खट्टे दूध है ना, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड संतरा पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह देखिए HCl इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यह पेट में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो भोजन को पचाना आता है। और इसके अलावा देखिए, पेट में भोजन को पचाना टॉयलेट क्लीनर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा स्टील से जो जंग हटाया जाता है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक परमाणु के और L कोष से भरा हुआ है, तो उनमें परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना हो गया? देखिए, इसका होता है 2n² के अनुसार होता है। क्या? जो परमाणु संख्या बनाता है ना कोषों में, तो यह 2n² के अनुसार से होता है। तो हो जाएगा इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव है, यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? CO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में नमरोधी क्यों रखा जाता है? नमरोधी बर्तन में क्यों रखा? क्योंकि यह नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? कठोर पदार्थ बनाता है। क्या? नमी के साथ अभिक्रिया करके यह कठोर पदार्थ बनाता है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ होता है। क्या? CaSO4 × ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा, देखिए, ये चुंबक बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर विलीन हो जाते हैं। ये चुंबक बंद सतत वक्र होती है। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला है, यह जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रबल अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा? कथन जो डी है ना, यह सही है। चारों कथन क्या है? सही है। अगला है, आयोजित USA ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, जो USA ओपन है, महिला का जो खिताब है जीते हैं, या बेलारूस के कौन जीते हैं? तो आर्यना सबलेंका जीते हैं। कौन? आर्यना सबलेंका जीते हैं महिला में। अब पुरुष में कौन जीते हैं? तो जेनिक सिनर जीते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने गतिशीलता ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जो दोस्ती है ना, इसका शुरुआत किया है? ये देखिए, 17 जनवरी का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, यह किए हैं कुल 3 शिक्षकों। क्या? कुल 3 शिक्षकों, जबकि भारत के कुल 45 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया। उसमें 3 कितना है? 3 कौन से कितने हैं? बिहार के 3 हैं। निष्पन्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए थे। कौन हुए थे? देखिए, जो स्वतंत्र राज्यपाल है, इसमें बिहार के राज्यपाल कौन हुए थे? ये हुए थे जयराम दास दौलतराम। कौन? जयराम दास दौलतराम होते हैं। संसद के सदन में गणपूर्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? यह किया गया आर्टिकल 100 में। 100 में क्या है? गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति का दिन है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए? देखिए, यह हुआ है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन दोनों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये प्रस्तुत किए थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को किए थे
और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए थे? देखिए, जो कुल सत्र था ना, एक कुल 11 सत्र आयोजित किया था। कितना? 11 सत्र आयोजित किया था। भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना में इतिहास में योजना अवकाश निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? सॉरी, भारत के पंचवर्षीय योजना के तहत जो इतिहास में अवकाश योजना है, यह 66 से लेकर 69 तक रहा है। कब? 1966 से लेकर 1969 तक क्या रहा है? पंचवर्षीय योजना का इससे अवकाश का। देखिए, इन तीनों के बीच में क्या हुआ था? तो 1966 में पहला था, 1961 से 1962 में था भारत चीन युद्ध, इसमें था। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया था 1965 में, और 1966 के दौरान भूख हड़ताल हो गया था। सिर्फ भूख हड़ताल नहीं, भूख एवं सूखा पड़ गया था भारत में। तो 1965 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, इसके अलावा नहीं लागू हो पाया। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में, और 1966 में हो गया था, सूखा पड़ गया था। इसलिए 3 बार योजना है ना, यह पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाया था 1966 से लेकर 1969 तक। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या होता है? देखिए, यह होता है आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों के समान अवसर एवं लाभ प्राप्ति करना। ऑप्शन में सी हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे, यह सीडी देशमुख थे। क्या? सीडी देशमुख थे। जबकि प्रथम गवर्नर जो थे यह ओस्मान स्मिथ थे। देखिए, यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा आरबीआई का स्थापना कब किया था? तो 1935 में किया था। कब? 1935 में किया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो है ना, यह किया गया था 1 जनवरी वर्ष 1949 में। ये सारे प्रश्न इसे पूछाते हैं। अब वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन? संजय मल्होत्रा वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएमपी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? देखिए, यह होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय के बराबर। क्या? निवल आय के बराबर। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रणेता किसे बनाता है? देखिए, जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रणेता बनाता है। अगला है, देखिए, एक पंप 10 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो पंप की शक्ति क्या होगा? इसमें पंप की शक्ति होगा, इसका एफ बराबर होता है, क्या होता है? एफ बराबर होता है तरंगे बटा सेकेंड। क्या? टी बाई एच जेड होता है ना, हर्ज बटा टी होता है। तो 100 केजी है, अब 20 मीटर तक उठाना है। सॉरी, इसके mg/2 होता है। जो पंप में शक्ति है ना, इससे हम mgh/2, इसका एक फॉर्मूला होता है, mgh/t होता है, t। तो मास हो गया द्रव्यमान। देखिए, 100 गुने 10 गुने 20 बटा टाइम कितना दिया गया है? तो 10 सेकंड दिया गया ना। इसे जो हल करेंगे तो कितना आएगा? यह 2000 वाट आएगा। इसे हम 2 kV कहते हैं। 2 kV इक्वल टू क्या होता है? 2000 वाट होता है। mgh/t इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी में बनता है। ऑप्शन में भी हो जाएगा। अगला है, एक पतले उत्तल लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी? तो देखिए, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। अगला है, एक ध्वनि श्रोता के 10 सेकंड में 50 श्रृंग और 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? देखिए, इसका सूत्र होता है, तरंग की आवृत्ति होता है hz। hz बटा क्या होता है? तो टी होता है। तो 500 आवृत्ति है ना, तो 500 हो गया बटा टी कितना हो गया? टी हो गया 10 सेकेंड, तो 10 हो गया। इसे जब काटेंगे तो कितना आएगा? 50 हर्ट्ज आएगा आंसर। कितना? 50 हर्ट्ज। फ्लेमिंग के वाम हस्ती नियम में किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, यह किया जाता है चुंबक के क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अगला है, देखते हैं, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, तो इसका होता है फॉर्मूला 1/v-1/u इक्वल टू 1/f। देखिए, क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी से, तो f का मान इसमें दिया गया है, तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। जब इसको उस तरफ ले जाएंगे v को, तो 1/v क्या हो जाएगा?
1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो u जो होता है वस्तु दूरी या माइनस में होता है उत्तल लेंस में, तो 1/10 माइनस 1/20, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, u बराबर 20 सेंटीमीटर आएगा। यह दर्पण फॉर्मूला से बनेगा। जो लेंस का फॉर्मूला होता है ना 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f हो जाता है। क्या होता है 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। नेक्स्ट होता है, अगला देखते हैं, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। देखिए यह रखा गया है विक्रम। क्या इसे विक्रम रखा गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है। देखिए यह बने हैं दीपक मित्तल। कौन, यह दीपक मित्तल बनाया गया है भारत के राजदूत। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन क्या है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह एक बड़ा नक्सली विरोध अभियान था। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया था। इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, जीआरडी और कोबरा जवानों को शामिल किया था। इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए यह जो केवल एक, जो यह ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना, यह कहाँ चलाया गया था, तो यह छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, न कि झारखंड में। कहा छत्तीसगढ़ में चलाया गया था और यह नक्सली विरोध आंदोलन है। देखिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब, 31 मार्च 2026 तक। देखते हैं, कौन सा बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 में शामिल नहीं है। देखिए जो 7 निश्चय 1 में शामिल नहीं है कौन सा जगह, यह हो जाएगा युवा शक्ति, बिहार प्रगति। नेक्स्ट है, वर्तमान विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था वाले देश की उत्पत्ति नगण्य है। तो जो अर्थव्यवस्था वाले नगण्य है ये कौन हो जाएगा, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है ना, ये नगण्य है। देखिए एक बार देख लेते हैं बिहार में जो 7 निश्चय योजना शुरू किया गया था, पहला कौन था, तो आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा क्या था, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। तीसरा क्या था, हर घर बिजली लगातार। चौथा क्या था, हर घर नल जल। पांचवा क्या था, घर तक पक्की गली और नाली। छठा था शौचालय निर्माण, घर का संबंध। और सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 निश्चय योजना जो है नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया था। रोपी राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखिए रोपी कहाँ है, तो रोपी जो है ना, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का क्या है, एक लोकप्रिय नृत्य है। यह यक्षगान कहाँ हो गया, देखिए यक्षगान हो गया कर्नाटक का। केरल का क्या है, केरल का कथकली है। असम में बगुरमा मनाया जाता है, असम में। नहीं, देखते हैं, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो रंगराजन समिति है ना, यह है गरीबी रेखा से। क्या, इसके अलावा जो तेंदुलकर समिति है यह भी किससे है, यह भी गरीबी रेखा से संबंधित है। नेक्स्ट है, चपचारकुट त्योहार सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है, तो जो मिजोरम में जानता है, इसे हम बम्बू नृत्य कहते हैं। क्या, बम्बू नृत्य या चपचारकुट त्योहार होता है, यह मिजोरम मनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन के सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाता है। देखिए चीन में सबसे अधिक धर्म कौन सा, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है ना, यह चीन में सर्वाधिक लोग मनाते हैं। देखिए चीन में जानते हैं 47% पब्लिक क्या है, नास्तिक है। 47% जो है यह नास्तिक है। और देखिए विश्व में धर्म के मामले में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा मनाता है, ईसाई मनाता है, उसके बाद इस्लाम मनाता है, उसके बाद हिंदू धर्म हो गया। बेहरा ओवा उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला एक नव वर्ष उत्सव है। बेहरा ओवा है ना, ये कब मनाता है, ये देखिए मनाता है तो मणिपुर में इसे चेहरा ओवा भी कहा है, चेहरा ओवा महोत्सव। और यह मैतेई जनजाति द्वारा मनाता है। किसके द्वारा, मैतेई जनजाति। देखिए इसके अलावा जो हम्पी उत्सव है, हम्पी उत्सव कहाँ मनाता है, यह कर्नाटक में मनाता है। और कोसांचेम या कन्नौज महोत्सव जो है यह गोवा में चावल की पहली फसल काटने के बाद मनाता है। अगला है फूलदेई त्योहार। फूलदेई त्योहार जो है यह उत्तराखंड में मनाता है, जो कि बसंत ऋतु के अवसर पर मनाता है। अगला देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा के नेतृत्व में किस आंदोलन में वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का समर्थन किया था। देखिए यह जानते हैं इसका स्थापना के वर्ष 1875 में किए थे, इसका आर्य समाज का। तो इसका शासित किए थे 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना। इसके द्वारा इन्होंने आंदोलन दिए थे क्या, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज की जो शब्द है ना, स्वराज शब्द की मांग उन्होंने सबसे पहले दयानंद सरस्वती नहीं दिए थे। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत मनोचित दशा के सिद्धांत को रेखांकित करता है। तो हो जाएगा आर्टिकल 42। इसके बाद जब प्रसूति सहायता है ना,
ये भी किस में है? तो यह आर्टिकल 42 में है, प्रसूति सहायता। इसके अलावा 48 में क्या है? तो 48 में देखिए क्या है, कृषि एवं पशुपालन हो गया, किसमें? 48 में है। आर्टिकल 46 में क्या है? तो 46 में शिक्षा एवं जो कमजोर वर्ग है ना, उससे संबंधित शिक्षा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 46 में। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए क्षेत्र का कौन सा शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? देखिए इसमें हो जाएगा, इसमें कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधे होना चाहिए। इससे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए। उसके अलावा यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। तो 81 जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट है, कौन सा जैव अनिम्नकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण का एक उदाहरण होता है? देखिए जो अनिम्नकरणीय है ना, यह हो जाएगा प्लास्टिक। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो विश्व में कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। जबकि भारत में कौन थे? डॉक्टर एम स्वामीनाथन थे। 1976 के आसपास में यह हरित क्रांति योजना सफल हुआ था। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? क्या देखिए करते हैं? फसल चक्र का। क्या? फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए है, जो श्वेत क्रांति का संबंध है ना, यह दूध उत्पादन किससे? दूध उत्पादन से। इसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अंडा से क्या होगा? तो रजत क्रांति का उत्पादन किससे हो गया? अंडा से है। और लाल क्रांति का उत्पादन किससे? मांस एवं टमाटर से है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया? देखिए ये जनरल प्रश्न जो है ना, यह अति महत्वपूर्ण है। यह कहीं भी एग्जाम पूछा सकता है कि 2025 में भारत का एकमात्र ऐसा जो क्या है, गैर लाभकारी संस्थान है, यह एजुकेट गर्ल है। यह राजस्थान का एक सोसाइटी है। तो एजुकेट गर्ल को विश्व प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। और जानते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या? एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये किसे मिला है? एजुकेट गर्ल। अगला है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य ने हासिल किया है? देखिए जो प्रथम स्थान हासिल किया है यह क्या है? महाराष्ट्र ने। कौन? महाराष्ट्र किया है। इसमें देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। चैत्या भूमि किन नेता की समाधि स्थल है? देखिए जो चैत्या भूमि है यह हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह कथन किनका था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था। इसके बाद देखो और जो कुछ स्थल है, जैसे राजघाट। राजघाट किसका हो गया? तो हो गया राजघाट हो गया महात्मा गांधी जी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का हो गया। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का हो गया। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हो गया। अभय घाट मोरारजी देसाई का हो गया। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का हो गया। वीरभूमि राजीव गांधी। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 93। देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा था? देखिए जो भारत का नेपोलियन है यह समुद्रगुप्त कहा था। क्या? भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त कहता है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था जो कि 335 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा था। देखिए उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। उनको विजय का इतिहासकार में विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन को बदल दिया था। कौन? विंसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट है देखिए, और इनका 3 गो नियम था। क्या क्या था? देखिए ग्रहण और अनुग्रह, इसके अलावा और क्या था? एक मोक्ष था। देखिए ग्रहण के अनुसार से क्या था? तो इन्होंने पहले शत्रु पर अधिकार करते थे। द्वितीय मोक्ष था शत्रु को मुक्त करना। और तृतीय क्या था? अनुग्रह, मतलब शत्रु को उनका राज्य लौटा देना। मतलब इनका जो शासन करने का तरीका था यह 3 तरीके से करते हैं। इनका मूल विचार वही था है कि पहले हम शत्रु को उस पर विजय प्राप्त करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे? उसको क्षमा कर देंगे, और तीसरा क्या था? उन्हें उसका शासन लौटा देंगे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया था। किसे? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। क्या? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किया था। यह आर्टिकल 40 में लिखित है, ग्राम पंचायत गठन किया गया है। अब देखिए
ग्राम पंचायत एक बार जाकर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 243 से लेके 243 के 9 तक इसको उल्लेख किया गया है और यह भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत उल्लिखित है। और अनुसूची कितना है? अनुसूची 11 है। और पंचायत राज में कुल कितने टोटल 29 विषय शामिल किया गया। क्या 29 विषय? देखिए इसे पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नहीं देखते हैं। और देखिए जो पंचायती राज है यह सर्वाधिक रूप से त्रिस्तरीय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बलवंत राय मेहता समिति ने लागू किया था, जबकि जो द्विस्तरीय है इसे अशोक मेहता समिति ने लागू किया था। देखिए आर्टिकल 243 के घ के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया था। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? देखिए कुआं, नहर, तालाब, ये सारे क्या है? सारे सिंचाई के साधन है। एक बार प्रश्न क्या पूछा था कि जो नलकूप है इसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और तालाब द्वारा कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु साइड में कहता है, या तमिलनाडु में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर बिहार, जो मगध है बिहार पर किस वंश का शासन किया था? देखिए शिशुनाग के वंश कौन आया था? तो यह आया था नंद वंश। क्या? नंद वंश। देखिए इसका एक ट्रिक है, हसीन मशूक सा, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, ममलुक वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर कौन है? सातवाहन वंश, उसके बाद हसीन मशूक शाह, फिर सातवाहन वंश लास्ट में आया था। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा किसके साथ साथ इंडीज फैला हुआ है? किसके साथ साथ इंडीज फैला हुआ है? ये देखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक। क्या? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक। मलिक काफूर को हजारे दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा था। कौन? नुसरत खान ने खरीदा था मलिक काफूर को। मलिक काफूर क्या था? तो एक इसे हम किन्नर कह सकते हैं, किन्नर था, एक छक्का था। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? देखिए टेस्ला का समतुल्य क्या है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ले देखते हैं अगला एक 2015 में जो बिहार सरकार के अधिसूचना जारी किया गया था, इसके अनुसार से अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए मतलब कोई भी राज्य है ना, यह अपने राज्य के अधीन जो जाति है उससे एसएसटी में वर्गीकृत नहीं कर सकता जब तक कि संसद उसमें कोई कानून न बना दे। तो इसके अनुसार से बिहार में जानते हैं ताती और तत्वा जो समाज है इसे ईबीसी से हटाकर एससी में कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और इससे पुनः क्या किया था? तो ईबीसी में BC1 में भेजा गया। इसी समुदाय संबंधित यह प्रश्न है। तो वह जो जाति कौन सा था? वह ताती तत्वा है। क्या? ताती तत्वा है। तो फिर देखिए इसमें जितने प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिएगा। और वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू। जय